वक्त तो चला है खबर को समझने का। सबसे पहले बात मदरसे पर छिड़े महाभारत की। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का मुद्दा अभी देश भर में गर्म है, लिहाजा बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग होने लगी। यह मांग उठाई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो सवाल है कि क्या बिहार में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों का सर्वे होगा, क्योंकि पिछले साल बांका के एक मदरसे में बड़ा विस्फोट हुआ था और इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। रिपोर्ट देखिए। 8 जून 2021 की ये तस्वीरें शायद ही आप भूले होंगे, जब बांका जिले के नौटोलिया में सुबह 8 बजे के करीब नूरी इस्लामपुर मदरसा में बड़ा ब्लास्ट हुआ था। धमाका कितना बड़ा था, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया था। इस घटना में मदरसे के 33 साल के मौलाना अब्दुल मोबिन की मौत हो गई थी। धमाके के तार को तलाशने के लिए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। एक बार फिर मदरसा सियासत के केंद्र में है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी मदरसे के सर्वे की मांग उठने लगी है और ये सवाल उठाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। दरअसल असम में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक दिन पहले ही बड़े मदरसे को ध्वस्त किया गया था। इस मदरसे का आतंकवादी संगठन अलकायदा से कनेक्शन की बात सामने आई है। 5 लोगों को बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो सवाल है कि क्या मदरसे की आड़ में कुछ और खेल चल रहा है? क्या मदरसे को मोहरा बनाया जा रहा है? बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप समझिए कि मदरसे के सर्वे की मांग क्यों जोर पकड़ रही है। आसाम में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। आसाम में बोंगाईगांव जिले में एक मदरसे को गिराया गया। बोंगाईगांव के मदरसा परिसर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है और हाल ही में असम पुलिस ने मदरसों के इमाम और उनमें पढ़ाने वालों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में कुल 37 लोग पकड़े गए थे, जिनके ऊपर मदरसों की आड़ में आतंकी गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगा था और ये सभी आरोपी AQIS यानी कि अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के ABT से जुड़े हुए थे। जहां तक यूपी की बात है तो सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक यूपी में 40 से 50 हजार मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मदरसों के सर्वे के पीछे यूपी सरकार का मकसद यह जानना भी हो सकता है कि प्रदेश में कितने मदरसे चोरी छिपे चल रहे हैं। बिहार की बात करें बिहार की, तो बिहार में 1942 अनुदानित मदरसे हैं और इस प्रकार राज्य में 2530 अनुदानित रहित मदरसे हैं। मदरसों में करीब 8 लाख जो छात्र हैं वो शिक्षा ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। करप्शन पर सियासत की बात। करप्शन को लेकर बिहार की सियासत तब उबल गई जब केरल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम के बयान पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी ने एक साथ रिएक्शन दिया तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की नैतिकता की पुरानी फाइल खोल दी। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है।
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने करप्शन पर करारा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बिहार की सियासत पर पीएम का बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लामबंद होने के पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया। दल कूद गए कहाँ कोई भ्रष्टाचारी कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का तो उन्हें अपना सोचे। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं। एक के घर भी छापा पड़ा। ऐसा बीजेपी अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन? पीएम के भ्रष्टाचार वाले बयान पर नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी ने भी तल्ख टिप्पणी की। जवाब में फिर सुशील कुमार मोदी उतरे और पुरानी नैतिकता की दुहाई देते हुए भ्रष्टाचार की नई तस्वीर दिखा दी। 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवरन तिवारी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे, उस मामले में चार्जशीटेड है, बेल पर है, कभी भी ट्रायल प्रारंभ हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। जाहिर है 2024 के अखाड़े में भ्रष्टाचार बनाम विकास बड़ा मुद्दा होने वाला है, जैसा कि बयानों से जाहिर भी हो रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार पर प्रहार क्यों कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने करप्शन पर प्रहार किया था। करप्शन और भाई भतीजावाद पर उन्होंने प्रहार किया था। और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कि विपक्ष के सबसे ज्यादा विपक्ष को परेशान करता है। विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का सबब है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में उन्हें सजा हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। पीएम मोदी की 2 टूक है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में कार्रवाइयां चल रही हैं। बार बार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि 2024 में भ्रष्टाचार और परिवारवाद बड़ा मुद्दा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी और इसे लेकर जेडीयू खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संकेत बड़ा दे रहा है। एक दिन पहले पटना में जेडीयू के दफ्तर में नए पोस्टर लगे, दूसरे दिन नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर नारे लगे। सवाल है कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं तो प्रचार क्यों? पहले जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले पोस्टर और अब जेडीयू दफ्तर में नीतीश के लिए नारेबाजी। दरअसल 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू आगे की रणनीतियों को लेकर महामंथन कर रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम के सवाल को टाल गए और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने
2 दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जेडीयू बहुत तेजी से 2024 का खाका खींच रहा है। खुलकर तो नहीं, लेकिन जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश का नाम आगे कर रहा है। लेकिन बिहार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी में पीएम का अक्स देखती है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर भी फैसला होना बाकी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की जुबान पर पीएम कैंडिडेट पर ना है तो फिर ये प्रचार और नारेबाजी के मायने क्या हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि नीतीश अगर पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी। पीएम मोदी इस वक्त देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। नीतीश कुमार की छवि पाला बदल की हो चुकी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी उसके नेता हैं। बिहार से आगे नीतीश का जनाधार ना के बराबर है और मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो जेडीयू के पास सिर्फ 16 लोकसभा सीटें हैं और पूरे देश में 56 विधानसभा। ऐसे में सवाल है कि क्या गठबंधन वाकई नीतीश के चेहरे पर दांव लगाने को तैयार होगा? नीतीश 8 बार सीएम जरूर बने। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को रबर स्टाम्प सीएम बताया, जिसका रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के पास है। और इधर संजय जायसवाल के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार कर दिया। नीतीश एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके सहारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करें। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास। जब साथ में रह के भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर या यूं कहिए कि पूरे देश में प्रभुत्व है, जब वैसे दल के लोग या वैसे दल के नेता या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री, जब वो लोग रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार को नहीं नियंत्रित कर सके तो किसी दूसरे दल का नाम लेके नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करना ये हास्यास्पद है। ये शुद्ध रूप से हास्यास्पद है। उनको कुछ बोलना है तो बोलते हैं। समझिए क्या होता है रबर स्टाम्प का मतलब और नीतीश को क्यों विपक्ष रबर स्टाम्प कह रहा है। रबर स्टाम्प का मतलब सीमित शक्तियां, रबर स्टाम्प का मतलब दूसरे हाथ में शक्तियां, किसी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना। और इस वक्त आरजेडी मजबूत स्थिति में है। आरजेडी के पास 79 विधायकों की ताकत है, जबकि जेडीयू के पास नंबर से 45। मुख्यमंत्री का पद जरूर है, लेकिन आरजेडी की स्थिति मजबूत है, इसलिए विपक्ष रबर स्टाम्प वाले मुख्यमंत्री की बात कह रहा है। पटना में जाली नोट छापने और चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली स्थित रेस्ट हाउस से 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट देखिए। नोटों की इन गड्डियों को जरा गौर से देखिए। ये गड्डियां असली नहीं बल्कि जाली हैं, जिसे खपाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने जाली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली के एक रेस्ट हाउस से जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। पदाधिकारी को सूचना मिली थी, उसके फलस्वरूप शास्त्री नगर इंस्पेक्टर महोदय द्वारा त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा
ब्रह्मस्थानी गली बेली रोड पिलर नंबर 17 के अंदर एक है राधा रेस्ट हाउस, उसी के अंदर से इन लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। जाली नोट के तस्कर नेपाल के रास्ते पटना पहुंचे थे। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों से पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। गिरोह में शामिल कई लोगों के संपर्क बिहार से लेकर नेपाल तक है। ऐसे में पटना पुलिस नेपाल पुलिस से भी संपर्क साध रही है ताकि दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके। लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में लाखों रुपए कैश नकली नोट के रूप में रिकवर किए गए हैं और पटना पुलिस ने समय रहते इस रैकेट का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार ने इंडिया ए टीम के डेब्यू मैच में पहले दिन अपनी शानदार गेंदबाजी से धमाल मचा दिया और न्यूजीलैंड ए टीम के कप्तान समेत 3 अहम विकेट चटकाकर सबको अपने खेल से हैरान कर दिया। मुकेश की सफलता से गोपालगंज वासियों में खुशी की लहर है। गोपालगंज के काकड़कुंड गांव की इन्हीं गलियों में खेलते खेलते मुकेश आज इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचा रहा है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 1 सितंबर से शुरू हुए डेब्यू मैच में इंडिया टीम की तरफ से खेलते हुए मुकेश ने पहले ही दिन 3 विकेट लेकर कमाल कर दिया। गोपालगंज के इस लाल के गेंदबाजी की रफ्तार के सामने न्यूजीलैंड टीम के कप्तान तक नहीं टिक पाए। अब बेटे ने पहले ही मैच में कमाल किया है तो मां से ज्यादा खुश भला और कौन हो सकता है। ये मैच देखले बनी 3 विकेट ले बड़े, बहुत खुशी के बात बा। आगा मुँह है देश के लिए खेलोस, आगा रोशन करोस, बहुत खुशी के बात बाटे हमारा। इसी घर में पले बढ़े मुकेश को क्रिकेट खेलने के लिए उनके पिता और चाचा डांटते थे। पिता ऑटो चलाते थे, लेकिन जब सर से पिता का साया उठ गया तो परिवार चलाना मुश्किल था। लेकिन मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गेंदबाजी को वो रफ्तार दी कि जब मैच शुरू होने से पहले कोच की ओर से इंडिया टीम का कैप मुकेश कुमार को दिया गया तो इन तस्वीरों को देख चाचा भी भावुक हो गए। अब देखा बहुत खुश हुआ कि भाई देश के नाम रोशन करें, आगे खेलें। आज जो विकेट 3 ठो लिए हैं कल के मैच में, वो महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, उससे हमको बहुत खुशी है। हमारा दिल दरियाव हो गया है, हमारा गांव का लोग भी बहुत खुशी है, सब आदमी का खुशी है। भगवान करे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खेलते रहें और देश के नाम रोशन करते रहें। पूरा गांव मुकेश की कामयाबी पर खुशियां मना रहा है। भले ही परिवार मैच देखने बेंगलुरु नहीं गया हो, लेकिन मोबाइल पर बात कर परिवार खुशी से फूले नहीं समाता। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बरसात के दिनों में कैमूर की पहाड़ियों का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। विंध्य पर्वत पर बिछी हरियाली और वहां से गिरते खूबसूरत झरने इन दिनों इतने मोहक हो गए कि इसे देखना सच में सुखद एहसास है। कैमरे ने इस दिव्य प्राकृतिक छटा को अपनी निगाहों में कैद किया है, समेटा है, जिसे देखकर आपके दिल में भी सुकून घर कर जाएगा। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बरसात के मौसम में इसका सौंदर्य देखते ही बन रहा है। कैमूर जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चैनपुर प्रखंड के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास और सौंदर्यीकरण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, जो लगातार विस्तार ले रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, इको टूरिज्म पार्क और करकटगढ़ जलप्रपात का मगरमच्छ संरक्षण केंद्र सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यही कारण है कि महज कुछ सालों के भीतर ही ये जलप्रपात पूर्वांचल, शाहाबाद और मगध के लोगों को तेजी से अपनी ओर खींच रहा है।